पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइन एंड एंगल्स बेसिक कंसेप्ट विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज से स्टार्ट होगा कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की बेसिक कंसेप्ट से लेकर जो भी छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल ज्योमेट्री का सबसे लंबी पार्ट है, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ज्योमेट्री पढ़ते समय आप जितने लोग भी क्लास में हैं, ये याद रखिएगा कि ज्योमेट्री पढ़ते समय आप 9th और 10th का पूरा सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। जो आपने 9th में पढ़ा और 10th में पढ़ा, वो पूरा सेकंड पेपर ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री एक प्रॉफिट एंड लॉस जैसा टॉपिक नहीं है जो हफ्ते भर में खत्म हो जाए। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक की स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमको ऐसा लगता है कि हाँ, ज्योमेट्री पढ़ते हुए अभी हमको 2 महीने हो गए हैं और अभी ज्योमेट्री नहीं खत्म हुई। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि अर्थमेटिक एडवांस अपने आप में इक्विवेलेंट सिलेबसेस हैं, जिनमें जो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट है उनको छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया। 30 से 40 चैप्टर हैं। अगर आप छोटे छोटे सारे चैप्टर्स को काउंट करो तो 30-40 चैप्टर हैं जिनमें अर्थमेटिक डिवाइडेड है, ठीक। और एडवांस वाला जो पार्ट है वो 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। वह हर चैप्टर अपने आप में अगर देखा जाए तो 10 टाइम्स टाइम लेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री सबसे ज्यादा टाइम लेगी, मेंसुरेशन से थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगेगा ज्योमेट्री में भी। फिर ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा वगैरह थोड़े से कम लेंदी हैं, और लेंदी कम सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका सिलेबस आपके एग्जाम में थोड़ा लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड सिलेबस। उसके बाद आप हायर क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री की और डेप्थ में चीजें पढ़ते हैं, अलजेब्रा पे और डिस्कशन बढ़ता है। लेकिन ज्योमेट्री 10th तक ही है, उसके ज्योमेट्री का खेल खत्म। सोचिए कहीं आपको 12th में मिली हो ज्योमेट्री, यूज होता है उसका, डिफरेंट तरीके से यूज मिलता है, उन्हीं थ्योरम्स को और अपग्रेड करने को मिलता है, और चीजें हम उन पे बात कर रहे होते हैं, अलग अलग थ्योरम से हम एरियाज प्रूव कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैक्स टू मैक्स हम हाई स्कूल तक ही समझ लेते हैं। ज्योमेट्री सबसे ब्रॉड टॉपिक है एडवांस का। थोड़ा ध्यान देंगे और बस थोड़ा ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें आप सब डेली सीखेंगे। हर क्वेश्चन अपने आप में डाउट होगा। लाइन एंड एंगल्स इजी था, जल्दी से खत्म हुआ, उतनी तेजी से ट्रायंगल नहीं खत्म होगा, ठीक। नहीं तो आपको लगता है कि आपको आता है तो क्वेश्चन उठाइए, बुक आपके पास है पूरी लगा लीजिए, तो आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और आपको अगर लगता है कि आप फंस रहे हैं तो आपको सीखने की जरूरत है, ठीक। ये कभी नहीं हो पाएगा कि आपको टॉपिक स्टार्ट कर आधा अधूरा दे दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि उससे कंपटीशन में कुछ नहीं होता। एकेडमिक नहीं है कि कोई बात नहीं 10% नंबर कम आए काम चल जाएगा। यहाँ तो या तो पास है फेल, दो ही चीजें होती। तो प्रयास पास के लिए, तो उसके लिए जितना अथक हो सकेगा उतना करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। सबसे पहली बात, ट्रायंगल होता क्या है। हम सभी जानते हैं 3 भुजाओं से एक बाउंडेड एरिया को ट्रायंगल कहते हैं। 3 साइड से बाउंडेड एरिया को ट्रायंगल कहते हैं। अगर 3 डायमेंशन से बाउंडेड एरिया आपको मिल जाए तो उसको हम ट्रायंगल कहेंगे। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 एंगल होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, दैट इज नोन एज ट्रायंगल। 3 भुजाएं त्रिभुज, ठीक। प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, तुरंत अगली बात आती है प्रॉपर्टीज पर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस बात को प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए हम अगर एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करें, ये बात हमारी प्रॉपर्टीज है, ये आपका प्रूफ भी करना है, टू प्रूफ, और इसका प्रूफ देखते हैं। बात बहुत आसान है, लेकिन हम हर चीज में ज्योमेट्री का अगर ये देखते रहेंगे कि क्यों, कोई भी बात ऐसा क्यों, अगर ऐसा चलता रहेगा तो इससे बहुत सारी थ्योरम्स हम जब प्रूव करेंगे तो हमारी आदत थोड़ी डेवलप होती है, हमारे ज्योमेट्री के लिए इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। हमें क्वेश्चंस करने में मजा आने लगती है क्योंकि हम थ्योरम से उससे ज्यादा वर्किंग कर चुके होते हैं। इसलिए थ्योरम समझना जरूरी है, नहीं तो जितना हम आपको एक हफ्ते तक ट्रायंगल्स के डिस्कशन में रखेंगे उतना 2 घंटे क्लास में पूरा लिखाया जा सकता है। 1 लाइनर थ्योरम्स है, एक ये नियम, एक ये नियम, एक ये नियम, एक ये नियम,
जितने भी गिने मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 आवर्स शायद हमने ज्यादा ही कह दिया है, उतना भी नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन अगर समझना है तो उसमें 1 वीक लग जाएगा एक एक थ्योरम को समझने में। ये बात लिखने में 30 सेकंड लगे, लेकिन इसको प्रूव करने में 5 मिनट लगेंगे, तो बस यही अंतर चलेगा। बात करते हैं आगे। पी लाइंस पहले हमने ड्रॉ किया, हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, क्या किया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसा कि हमने पीछे पहले ही पढ़ रखा है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये अपने आप थीटा होगा बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट। ये एंगल अगर आपका फाई है तो ये आपका अपने आप फाई होगा बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट। क्लियर है? हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बीसी, बीसी के समांतर एक रेखा खींची, कहां से, ए से, फ्रॉम ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ में ये आया कि अगर आप सिंपली देखें ऑन पॉइंट ए, बाकी बात हम फिगर में पहले ही कर चुके हैं, ऑन पॉइंट ए अगर पॉइंट ए पर बात की जाए तो हम ये पाते हैं कि फाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल प्लस थीटा दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। अच्छा फिर देखो, फाई को अगर देखा जाए, दिस इज एंगल बी, ए अपने आप में अपनी जगह है, और थीटा हमने किसको एज्यूम किया था, सी को, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यही तो प्रूव करना था। तो हम कह पाए कि ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री। नोट कर ले, लिखें, त्रिभुज, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं। द एरिया बाउंडेड बाई 3 डायमेंशंस, द एरिया बाउंडेड बाई 3 डायमेंशंस known as triangle. Point number 1, sum of all 3 angles of triangle, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, sum of all 3 angles of triangle, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। sum of all 3 angles is 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। नोट करें,
हो गया? चलो थोड़ा और बात करते हैं आगे। अगर ट्रायंगल में देखा जाए तो जब हम किसी ट्रायंगल को बनाया करते थे, चीजों को मिला जुला कर छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक रेखाखंड दे दिया जाए 5, तो सबसे पहले 5 का रेखाखंड खींचते हैं। मान लो हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा मान लो 3 का दे दिया गया, तीसरा 4 का दे दिया गया। ये रेखाखंड जो लंबाई है, लेंथ ऑफ डायमेंशंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई है रेस्पेक्टिवली 5, 3 और 4 है। तो हम करते क्या थे कि ये 5 ही आपका ए पॉइंट ले लिया, मान लो ये बी पॉइंट ले लिया। जैसे ही आपका 3 है तो हमने यहां से उठाया और ऐसे आर्क लगाया, याद करिए। फिर यहां से इसको 4 कंपास यहां सेंटर रखा और फिर ऐसे आर्क लगा दिया। फिर कह दिया भाई ये पॉइंट सी मिल गया, ये मिलाया क्योंकि हमने आर्क 3 का लगाया था तो 3 हो गया, ये आर्क 4 का लगाया था तो ये 4 हो गया, ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ऐसे तो करते थे। लेकिन एक बात समझिए कि अगर ये ऐसा होता है कि 5, 3 और 2 और आपसे कहा ट्रायंगल बना, तो कोई भी लेंथ की आप पहले ड्रॉ कर सकते हो। मान लो हमने 5 को ही पहले ड्रॉ कर लिया और इस कंडीशन में जब 5 को पहले ड्रॉ किया तो ये हमने 3 आर्क लगाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 आर्क ऐसे घूम गया, लेकिन जब 2 का आर्क लगाया तो ऐसे आ गया और यही कट किया जहां पर लाइन थी। तो ऐसी कंडीशन सी पॉइंट यहीं आ गया, मतलब तीनों बिंदु संरेख होगी। क्यों? क्योंकि खुद 5 है तो ये 3 हुआ और ये 2 हुआ। क्या ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अब इतनी देर में थोड़ा आइडिया भी लग रहा क्यों नहीं बन पा रहा। थोड़ा बड़े होते तो कहीं ऊपर कट कर पाते, अभी बराबर था तो नहीं बन पाया। यहां ट्रायंगल पॉसिबल नहीं हो पाया, यहां पॉसिबल हो पाया। तीसरा केस 5, 3 मान लो 1, तो इस केस में हमने कहा मान लो 5 का पहले हमने ड्रॉ किया, ये ए और बी, ये 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा और रेखाखंड खींचने के बाद हमने यहां पर आर्क लगाया, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। अब तो और दिक्कत है, ये 3 इन्होंने टच भी नहीं किया, ठीक, तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। पॉसिबल है नहीं। कंस्ट्रक्शन से समझाने का प्रयास करें, वैसे आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाती जैसा कि हम बना के दिखा रहे हैं। तो इससे भी ट्रायंगल नहीं बन पाया। सोचिए क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यहां पर ये जो सम ऑफ साइड्स था वो तीसरी से बड़ा था तो उनका ऊपर कट करना कंपलसरी था, लेकिन यहां बराबर था तो लाइन पे ही आ गया। तो ये संरेख की स्थिति हो गई, ये संरेख की स्थिति हो गई, कॉलिनियर सिचुएशन मिल गई। और यहां पे तो मान लो कुछ मिला ही नहीं, पॉइंट ही नहीं मिला इंटरसेक्शन का। तो यहां ट्रायंगल नहीं बन पाया, यहां ट्रायंगल नहीं बन पाया, यहां ट्रायंगल बना। तो तुरंत हमने सोचा कि भाई यहीं ट्रायंगल क्यों बना। तो हमने देखा कि 3 + 4 दैट इज 7। अगर वो 7 है, 3 + 4 दैट इज 7, और वो आपका 5 से बड़ा है, तभी तो इंटरसेक्ट करेगा। यहां पर 3 और 5, 3 और 2 बराबर 5 है तो भी ट्रायंगल नहीं बना, और यहां पर 3 + 1 = 5 है तो भी नहीं बना। हम 3, 5 को क्यों चेक कर रहे थे? क्योंकि देखो सब इन 3 भुजाओं में से सबसे छोटी 2 को चेक कर लीजिए। अगर इन 2 का योग बड़ा है तो बाकी तो किसी का भी योग बड़ा होगा। पर अगर आप 5 और 3 लेंगे तो 4 से तो अपने आप बड़ा होगा, 4 और 5 लेंगे तो अपने आप बड़ा होगा। अगर 3 और 4 बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप यहां चेक कर रहे थे 5 और 3 > 2, तो ये तो हो गया, लेकिन ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3, 2, 5 > 5 नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको ये चेक करना होगा, आपको ये समझना है कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं हुआ तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। कोई 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं हुआ तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। मतलब हमें 2 भुजाओं का योग चेक करना है, तो कौन सी 2 को चेक करेंगे? तीनों में से जो सबसे छोटी होंगी उनका योग अगर तीसरी से बड़ा है या बराबर मतलब बड़ा है तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब अगर हम ये कहें कि ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब A + B > C। जब ऐसा होगा तो देखो, अगर 3 + 7 > 5 था तो बाकी अपने आप फॉलो होगा। 5 + 3 > 4, 4 + 5 > 3, वो अपने आप फॉलो होगा। नहीं आया?
तो जब सबसे छोटी दो का योग तीसरी से बड़ा निकलेगा तो फिर किन्हीं दो को पकड़ लो, अपने आप बड़ा निकलेगा। मतलब a प्लस बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी ग्रेटर देन ए, c प्लस ए ग्रेटर देन बी। ठीक, इसी बात को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको उधर ले जाओ। तो b इज ग्रेटर देन c माइनस है, डिफरेंस वर्ड का प्रयोग करें या मॉडुलस लगा दें, ज्यादा अच्छा है क्योंकि डिफरेंस ही लेते हैं। c ग्रेटर देन a माइनस बी एंड a इज ग्रेटर देन b माइनस सी। विचार करिए, तो इन्हीं बातों से ये बात हमें अपने आप मिल जाती है। तो हमें दो बातें मिली, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीजीएल पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे 10+2 के आंसर किया गया उठा के देखिए, इन्हीं बस ये छोटी छोटी बातों पे ट्रायंगल पे क्वेश्चन बनते हैं और 2.5 नंबर देते हैं। ठीक है, अभी ये चीज बड़ी आसान लगती है, वहां हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि तब हमारे पास पूरी मैथ होती है, और ये तभी प्रिपेयर रहेगा जब आप डेली का डेली रिवाइज करके तैयार करते रहें। लाइन एंड एंगल्स के 80-82 क्वेश्चन हुए, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आप फिर से लगाएं, फिर डाउट हो तो उनको दोबारा देखें और फिर से हफ्ते भर बाद फिर लगा लें। तो 3 बार लगातार लगते रहना चाहिए। क्वेश्चन जितने बार लगेंगे एडवांस के उतना ही ज्यादा प्रिपेयर होगा, क्योंकि एडवांस पूरी तरह से रिवीजन पे डिपेंड होता है, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप हमेशा रिपीट होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में गिने चुने सवाल हैं। और ये नहीं कि हर बार क्वेश्चन नया बन सकता है, ये नहीं, उतनी नंबर ऑफ टाइप नहीं बन सकता जितना अर्थमेटिक में बनता है। यहां पर कुछ भी बदलेगा लेकिन कहीं ना कहीं घूम के कहानी वहीं पहुंचती। नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ऐसा नहीं फ्रेम होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो संख्या है, उनकी पॉसिबिलिटी जो बहुत कम है। बात करते हैं यहां पर, तो दो भुजाओं का तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसी से निकलता है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब ये सारी कंडीशंस फॉलो होंगी। तो ट्रायंगल की बेसिक फंडामेंटल में आता है कि ट्रायंगल विल फॉर्म ओनली व्हेन द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड। क्लियर? कोई दिक्कत तो लिखें। त्रिभुज तभी संभव होगा त्रिभुज तभी संभव होगा त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। A triangle will possible only when sum of two sides is greater than the third and the difference of two sides is less than the third. बनाए फिगर।
चलो बढ़ते हैं आगे, नोट कर लिया, जल्दी बनाए। ठीक, अगली प्रॉपर्टी, त्रिभुज के बहिष कोण, लिखिए, नोट कर लिया होगा। त्रिभुज का बहिष कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। Exterior angle of triangle is always equals to sum of opposite interior। बड़ी सरल सी बात है, ध्यान दीजिए। अगर हम किसी ट्रायंगल में बात करें, मान लो ये आपका ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में देखा जाए ABC, तो इस ABC ट्रायंगल में अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ा दें तो भुजा को आगे बढ़ाने से बगल वाली साइड के साथ बनने वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, किसी भी एंगल के लिए। लाइन एंड एंगल्स में भी ऐसी बातें हुई थी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो जब किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो साइड को एक्सटेंड करने पर बगल वाली साइड के साथ जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के बराबर होती है, हमने लिखा है, इस बात को प्रूव करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो ये आपका एंगल ए नाम रख रहे हैं हम लोग, ये एंगल आपका अपने आप में बी है, ये आपका अपने आप में एंगल सी है, ये आपका पॉइंट ई हो गया, या जो भी आप नाम ले लो। अब आप हमको ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इन फिगर, अभी जस्ट ऊपर एक थ्योरम प्रूफ की थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होगा। क्लियर है? ये पहली इक्वेशन बनी। एंड एंगल सी प्लस एंगल ए सी ई, ध्यान दें फिर से, एंगल सी प्लस एंगल ए सी बराबर 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बात हम पहले जानते हैं। एग्री है इस बात से? अगर इस बात से एग्री है तो इन दोनों इक्वेशन को देखें और मिला दें तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट्स इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए सी। एग्री? अरे बोलो भैया। अगर एग्री है तो सी से सी एलिमिनेट हो जाएगा और हम ये पाएंगे कि सो एंगल ए प्लस एंगल बी दैट्स इक्वल टू एंगल ए सी ई। तो किसी भी एक्सटीरियर एंगल का मान अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। तो जब मैं इसको बढ़ाया तो ऐसा हुआ, अगर इसको बढ़ा दिया होता तो भी यही होता, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हो जाते हैं। इसका प्रूवमेंट भी हमको वैसे ही मिलता है जैसे इसका मिला। अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते तो भी इसको भी हम एक्सटीरियर एंगल ही कहते, इसका मान भी वही होता जो इसका है। मतलब इस पॉइंट को अगर हम डी ले लें और एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल ए प्लस एंगल बी दैट्स इक्वल टू एंगल बी सी डी, तो भी एक ही बात है, उसके लिए कोई नया कहने की जरूरत नहीं। मतलब हर शीर्ष पर दो एक्सटीरियर बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन दोनों वर्टिकली अपोजिट भी तो होते हैं। प्रूफ कर अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग प्रूफ कर लो, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम बात समझ ही गए कि हर शीर्ष पर दो एक्सटीरियर बनते हैं। तो एक्सटीरियर की अगर बात करें तो हम इधर ले लें या उधर ले लें, एक ही बात है, ठीक। और दोनों का मान अपने आप में अपोजिट इंटीरियर के सम के क्या होता है? बराबर होता है। एनी एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल का मान अपोजिट इंटीरियर के क्या होता है? बराबर होता है। एग्री? चलो, अगर इस बात से आप एग्री हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके बाद आते हैं इसको इधर बढ़ाऊं और इसको इधर बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल ए प्लस एंगल सी कहने में कोई समस्या है क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी कहने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर इसको आगे बढ़ाया होता, पर चला गया, पता नहीं क्या करना,
ये वाला जो यहां एंगल बनेगा वो एंगल बी प्लस एंगल सी होगा कि नहीं होगा? इसी तरह जब इसको आगे बढ़ाएगा तो यहां जो बनेगा वो एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। समझ गया? तो ये तो फिगर में बात हो गई। अगर हम बात करें कि सम ऑफ ऑल 3 या ऑल केवल कह दिया तो भी यही है, 3 एक्सटीरियर एंगल्स, तो तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, उनके सम की बात कर दी जाए, तो मैं ये कहूंगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल सी प्लस एंगल ए, बोलो सही है? कंफर्म है? जब एक्सटीरियर एंगल की बात की जाएगी तो आप अपने मन से ये नहीं सोचेंगे कि दोनों तरफ की बात कर रहा होगा ना, अपने मन से ये नहीं सोचेंगे। जब वो कहे कि दोनों तरफ बढ़ाया गया तो अलग बात है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल या सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल। मान लो हम आगे पढ़ेंगे, मान लो पॉलीगॉन बना, बहुभुज बना, बहुभुज में 10 कोण है, तो सम ऑफ ऑल 10 एंगल्स, तो 10 एंगल्स का मतलब सब एक बार लिए जाएंगे, और हर चीज तो बनेंगे तो दो बार, तो जब दो बार के लिए स्पेशली बोलेगा तो दो बार की बात आएगी, नहीं तो 2 बार की बात नहीं आएगी, एक ही बार रहेगी। ठीक, तो इनका सम पूछा जाता है, तो आप पाएंगे कि 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये कितना 180, तो 2 इंटू 180, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 360 इफ बोथ साइड एक्सटेंडेड, वो मतलब कंडीशनल क्वेश्चन, बोथ साइड एक्सटेंडेड, देन बोथ साइड से मतलब इधर भी, ठीक है, तब ये दोनों एंगल लिए जाएंगे। क्वेश्चन जब कहेगा देन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स दैट्स इक्वल टू 720, ये कंडीशनल बात है, नॉर्मल स्टेटमेंट में इसको नहीं कहा जाए, क्वेश्चन में कहेगा हम बिल्कुल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, स्टेटमेंट आपने लिख ही लिया था, बहिष कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, एंड सभी बहिष कोणों का योग, सभी से मतलब 3, 6 नहीं, एंड और सभी बहिष कोणों का योग 360 अंश होता है, एंड सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल्स या सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, इज 360 डिग्री। नोट करें।
नोट कर लिया, जल्दी करें। बढ़े आगे, चलो इसके बाद कंडीशन आती टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज के प्रकार दो तरीके से होते हैं, एक तो बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा बेसिस ऑफ एंगल्स। तो अभी हम लोग बेसिस ऑफ एंगल्स से पढ़ेंगे। एक साइड्स के बेसिस पे होता है और एक एंगल्स के बेसिस पे। दो तरीके से ट्रायंगल्स को कैटेगराइज किया जाता है, एक साइड्स के बेसिस पे, एक एंगल्स के बेसिस पे। तो अभी हमारा जो है एंगल्स से पढ़ते हैं, साइड्स से बाद में पढ़ेंगे। साइड्स होता है वो टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए कि ट्रायंगल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे पढ़ने, तो उसमें कुछ पढ़ना भी नहीं, प्रॉपर्टीज पढ़नी होती मेनली। हमको पता है कि भुजाएं, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, भुजाएं अलग अलग होंगी तो विषमबाहु स्केलन, दो भुजाएं इक्वल होंगी आइसोसेलेस समद्विबाहु, तीन भुजाएं इक्वल होंगी समबाहु, ठीक। बाकी प्रॉपर्टीज, लेकिन एंगल्स के आधार पर एंगल्स के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं छूट कम है इन कंपैरिजन टू साइड्स के अकॉर्डिंग, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर एक ट्रायंगल ऐसा है जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी आर लेस देन 90, ये सभी 90 से लेस होनी चाहिए, तो इसको हम न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको हम न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह से अगर सेकंड, अगर एक ट्रायंगल ऐसा बने ए बी और सी, मान लीजिए ये एंगल है वो आपका 90 के बराबर, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई भी एक एंगल 90 के इक्वल हो, क्योंकि दो एंगल तो 90 के इक्वल हो नहीं सकते, वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर टू एंगल्स इक्वल हुए 90 के, अगर टू एंगल्स 90 के इक्वल हुए तो फिर तीसरे एंगल को 0 होना पड़ेगा, और ट्रायंगल का कोई भी एंगल शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंगल 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इसलिए कोई एक एंगल नहीं 90 हो सकता है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से अगर एक ट्रायंगल ऐसा हो जिसका एक एंगल अपने आप में ऑब्ट्यूज हो जाए, भाई समकोण तो समकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो ऐसे ट्रायंगल को ग्रेटर देन 90 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा हो गया तो ऐसे त्रिभुज को देन ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, तब ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज कहेगा। तो त्रिभुज तीन तरीके के, अगर तीनों को न्यून कोण तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक कोण समकोण समकोण त्रिभुज,
एक कोण अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, बात आप समझ गए होंगे। बात ये आती है कि क्या, अब एक साथ नोट करिएगा, बात ये आती है कि क्या ट्रायंगल में उसके एंगल्स के बिहाफ, साइड्स के बिहाफ पर एंगल के बारे में बताया जा सकता है क्या? अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कि एक ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं 3 है और एक भुजा 1 है, तो आप तब कह देंगे भाई समद्विबाहु है। अगर मैं कह दूं ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो आप कहेंगे समबाहु है। तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो आप कहेंगे विषमबाहु है। लेकिन अगर ये बता दिया कि साइड्स में आपको पहले दे रहा हूं, आपको साइड्स के अकॉर्डिंग उसका नाम नहीं बताना है, एंगल्स के अकॉर्डिंग उसका नाम बताना है। मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 3 है, दूसरी साइड भी 3 है, एक साइड 1 है। अब बताओ ट्रायंगल राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। तो साइड भी हो और एंगल्स के बिहाफ पर बात पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस की थ्योरम इससे रिलेट होती है और उसी के बिहाफ पर इस बात का एक्सप्लेनेशन भी मैं करूंगा। अगर कोई ट्रायंगल है उसमें 3 साइड्स हैं और साइड्स गिवन होने के बाद हमसे ये कहा गया कि ट्रायंगल जो होगा वो किस टाइप का होगा, आप हमको ये बता दो। तो ऐसी कंडीशन में सिंपली हम अगर यहां बात करें तो इन तीनों में कोई लॉन्गेस्ट साइड होगी, इन तीनों में कोई ना कोई अपने आप में क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। हमने लेट किया कि सी इज लॉन्गेस्ट साइड, कोई एक लॉन्गेस्ट साइड होगी, सबसे बड़ी जरूर होगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भैया अभी आप एग्जांपल एक दे रहे थे कि 3 3 1, अगर ऐसा हुआ तब तो 3 3 1 है ना, तो 3 तो है ना लॉन्गेस्ट, किसी भी 3 वाले किसी भी एक को ले लो। अगर दो साइड्स इक्वल है, मान लो आपके सामने दिया जाए 15 15 5 15 15 10, तो आप दो 15 वाली हैं, 10 तो अब लॉन्गेस्ट नहीं हो सकती, तो उन्हीं 15 वाली में से कोई ना कोई लॉन्गेस्ट होगी, उसको पकड़ लो। ठीक, तो ये नहीं कि भाई 2 अगर हो जाए तो क्या करेंगे, अगर तीनों बराबर तो क्या करें, तो किसी को भी ले लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर वो चेक भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे आंसर भी कर पाओगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम से लेस है, तो ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज बन के तैयार होगा अगर आपके पास ऐसा मिला कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या मिला, छोटा मिला। तो ऐसी कंडीशन में जो बनेगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हमारे दिमाग में तुरंत आता है प्रूफ, सिद्ध करके बताओ। नहीं आता तो फालतू पढ़ रहे हो ज्योमेट्री आप। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि क्यों, तो फिर मजा आएगी नहीं, फिर वही रटी रटाई चीजें और उन्हीं में कंफ्यूजन और एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं, एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में आया क्यों, तो उसका जवाब हो, या फिर कम से कम ये हो कि नहीं ये हमारे सिलेबस से बाहर है। मतलब एक चीज होती है कि कभी कभी कुछ ऐसी टर्म्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं जिनके प्रूवमेंट हमारे सिलेबस से बाहर होते हैं, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, ये नहीं होता कि होता ही नहीं, प्रूवमेंट हर चीज का, मैथ्स में कुछ ऐसा है ही नहीं जो होता है बस, हर क्यों का जवाब तो होना ही होना है। तो बात करते हैं क्यों। मान लीजिए एक आपके सामने ट्रायंगल है ABC, सी के सामने वाली साइड को सी कहा गया, बी के सामने वाली साइड को बी कहा गया, ए सामने वाली साइड को ए कहा गया। अगर हम कॉस रूल का प्रयोग कर लें, सी के ऊपर लगा ना, क्योंकि सी को अभी हम लॉन्गेस्ट साइड मान रहे हैं, कॉस सी, बड़ा मेंसुरेशन में खूब पढ़ा हमने, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, याद है कि नहीं याद? अच्छा बात बताओ, अगर C एक्यूट एंगल है, अगर हमारी C साइड सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, चाहे ना कभी कभी लिख लेना, तो कोई सीक्वेंस हमें याद मतलब नहीं है, जुड़ती चली जाती चीजें, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब कोई पॉइंट बाई चांस छूटे तो लिख लीजिए बीच में। किसी भी ट्रायंगल में जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण अपने आप बड़ा होगा नेचुरली। ठीक, प्रूवमेंट फिर उसको कॉस रूल से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होगा, तो सी सबसे लॉन्गेस्ट है, इसलिए सी को चेक करेंगे। बी और ए को क्या चेक करेंगे? अगर सबसे बड़ा कोण हमें एक्यूट मिल गया, तो जब सबसे बड़ा एक्यूट है तो बाकी सब अपने आप एक्यूट होंगे। नहीं,
अब मैं कह दूं कि ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण जो है 85 डिग्री है, तो बाकी तो फिर कोई बचा ही नहीं है, तो सभी को एक्यूट होना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा कोण अगर 90 हो गया या 90 से बड़ा हो गया तो फिर ऑब्ट्यूज और राइट की तरफ कहानी चली जाएगी। तो सबसे बड़े एंगल को उठा लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण ही सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए हम cos c को उठा रहे हैं। हमने उठाया। अच्छा एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो आप सबको याद होगा कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से लेस है तो यहां आता है, ठीक है। तो cos थीटा अगर थीटा लेस देन 90 है तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अरे बताओ भाई, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? cos थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव तो तभी होगी जब ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब अगर इफ C is an acute angle then cos C must be greater than 0। अब उधर बगल में समझाया, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab मस्ट बी ग्रेटर देन 2ab का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड नहीं होता, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अलग अलग रूल है, इक्वलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उन अलग अलग नियमों से कुछ इक्वलिटी के रूल इनइक्वलिटी में डायरेक्ट नहीं लगते, तो वो अलग बात है कि इनइक्वलिटी सिलेबस में आप क्रॉस कर ले तो आपका काम चल जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करना होता है। फिलहाल जो भी है, तो फिर से हम ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तुमने लिख रखा था, देखो यही तो लिखा है, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्यूट एंगल होगा जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो। प्रूवमेंट आपके सामने, ठीक। चलो आगे, अगर कोई ट्रायंगल हमारा राइट एंगल बना, तो ये सी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक। सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, तो हम क्या लिखेंगे? इफ सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल होता है। तब त्रिभुज कैसा होगा? राइट एंगल समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहलाएगा अगर हम ऐसी सिचुएशन हुई। इन दैट कंडीशन, क्यों? प्रूफ, ठीक। तो फिर वही कहानी, cos c इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस माइनस अपॉन 2ab। वापस आओ, अगर थीटा 90 के बराबर है तो cos 90 0 होता है, बोलो सही है। तो अगर इफ c इक्वल टू 0 है, अगर c 90 है, अगर एंगल c 90 है तो cos c 0 होगा। अगर 0 होगा तो पुटअप कर दो, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल्स टू, आप समझ गए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दिस इज द प्रूवमेंट ऑफ पाइथागोरस। नहीं आई बात समझ में? देखो अभी ठीक कुछ ही दिन पहले ज्योमेट्री स्टार्ट हुई थी सुबह वाले बैच, अब एंडिंग की तरफ है, ठीक है। 2 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो नहीं, जिसको डरना हो डर जाते हैं, कोई फायदा नहीं, अभी तो शुरुआत है, तो लेकिन अब खत्म होने वाली। तो उसमें एक बच्चे का था कि पहले हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, लेकिन जब आपसे पढ़ी तो हमको कठिन लगने लगी। हम सोचे मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ऐसे क्लास में ही बच्चे से बात हो कि जब आपसे हमने ज्योमेट्री पढ़ी तो हमको सरल नहीं लगने लगी, कठिन लगने लगी। अब देखो कठिन लगने के 2 ही मतलब क्लियर रीजन है कि अब यही रूल देखो यही खत्म हो जाता, ये लाइन लिखा देते और यहां करके एक स्टेटमेंट ये वाला, तो है ही जी, लगेगी सरल आपको, क्योंकि इससे पहले तुमको ये आता ही नहीं था, होता क्यों है? नहीं समझे मेरी बात?
आप खुद सोचो, मतलब प्रैक्टिकली अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती होगी तो ये चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पड़ी होगी, ठीक है। और अच्छा ये नहीं पड़ी होगी तो ये सबके दिमाग में थी, लेकिन जब इसका इम्प्रूवमेंट आया अच्छा ये भी अच्छा गुरु, हाँ ठीक, तो अब वो नई चीज सीखने को मिलेगी, इंटरेस्ट भी आएगा, और रिवाइज करोगे तैयार भी होगी, मजा भी आएगी। लेकिन कठिन तो है फिर, क्योंकि अब आपको ज्यादा सीखना, अब आपको दुगना तिगना दिमाग लगाना, जो चीजें सीखने को मिल रही। पहले क्या था पॉइंट यार आप पाइथागोरस होती है, और उतने दिन 2-3 लोग कहीं के निकल जाते, ये तो पाइथागोरस होती है, इसमें क्या करूंगा बोला, लेकिन पूछ ले क्यों, तो फिर कहानी पलट जाती। तो जब आप पढ़ोगे डेप्थ में तो टफ तो है ना, और चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। अब उथला उथल लेके निकल जाएंगे तो कुछ नहीं कठिन है, तो आपको टफ लगेगी ज्योमेट्री, इतनी इजी नहीं है जितना लाइन एंगल्स था, ऐसे क्वेश्चन करके निकला है, बोर होते रहे, पता नहीं क्या ही चल रहा है ना, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन बस ये सच है कि अगर आप इसको इस तरह से पढ़ोगे तो तैयार होगा, मतलब ये श्योर है। डरना हो तो आज ही छोड़ देना, मतलब जबरदस्ती 15 दिन बर्बाद करने का क्या फायदा, और आपको 10-15 दिन बर्बाद करो उसका लगे कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा, तो मैं पहले छोड़ छाड़ खत्म करो, हमको भी तनाव नहीं होगा। यहां देखो सी, अगर ऑब्ट्यूज एंगल का केस हुआ तो ये सी, ये ए और ये बी। देखो खूब डरा लो, आज हमने आपको खूब डरा लिया। अब जिनको जिनको नहीं समझ में आया वो अपना अपने रास्ते चले जाएंगे, फिर अपना चुपचाप पढ़ाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि रोज हम नहीं सुन पाएंगे कि पता लगा कोई हमारे पास क्लास कर, सर ऐसा नहीं लगा कि ज्यादा हो रहा है। मतलब ये सब होता रहता है। मेंस्ट्रुएशन जब हमने पढ़ाना शुरू किया और अभी खत्म किया तो बहुत सारे बीच में तो ये स्थिति हुई, 2-4 लोग ऐसे है कि क्लास में बात करनी पड़ी, क्या ज्यादा हो रहा है, ठीक। लेकिन अब आप जिन बच्चों ने शुरू से लेकर अंत तक मेंस्ट्रुएशन पूरी पढ़ी, 2 महीने मेंस्ट्रुएशन चली, अभी खत्म हुई 2-3 दिन पहले, ठीक है, तो 4 दिन हटा दो। इवन हमने कुछ चीजें, कुछ सीट रोक ली हैं, अंत में हमने 1-2 सीट नहीं दी है, बाद में जिनको करने की कैपेसिटी हो तो ले लेना और करा देंगे, ठीक है, मतलब आप कर लेना, डाउट पूछ लेना। तो बहुत जरूरी भी नहीं थी वो। तो बीच में एक दिन शायद याद हो, मेंस्ट्रुएशन क्लास में एक दिन आपसे बोला था कि क्या ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला क्योंकि 2 बच्चे क्लास में, सर ऐसा नहीं लग रहा कि सर आपको ज्यादा हो रहा है जबरदस्ती। तो अब है क्या कि पढ़ाना पूरा है, उसका देखो रीजन क्या है कि हम जो अपनी तैयारी में थे तो हमको ये अच्छे से पता चल गया था कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप पूरा पढ़ लोगे, जुगाड़ से नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होगा पेपर देने जाओ, आपको बुला दिया तिवारी जी आप वहां बैठे, वहां क्यों बैठे पेपर देने, फालतू आइए, तो ये तो है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, और नहीं तो अंत में क्या होता है कि जो आप 3 महीने में लोग मतलब मैथ्स पढ़ लेते हैं 3 मंथ्स में, हम तो 2 महीने मेंस्ट्रुएशन ही पढ़ाते रहे, तो फिर 3 महीने में कहां खत्म हो पाएगी, साल भर का पूरा सिलेबस है। लेकिन फिर जब वो कंप्लीट होता है तब वो चीज निकल के आती है। अब इसमें दोनों चीजें, पहली बात हम डेडिकेटली लगे होंगे, दूसरी बात आप गैप मत करो। अब ईमानदारी से क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ लगे रहो, जल्दबाजी मत करो कि हमको तुरंत आ जाए, परसों हम पेपर देने जाए और तुरंत मतलब हमको असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब मिल जाए और बात खत्म, ठीक है। तो वो जो फोटोज लगी हैं, जिनके चयन हुए हैं, हमने खुद चयन लिया है, उसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक एक स्टेप, एक एक चीज करके जुड़ती हुई आती है, तब जाके चीजें तैयार होती हैं और तब आदमी को जाके सिलेक्शन मिलता है। वो जादू ना हुआ है ना होगा, अंत में बस आदमी के पास कुछ स्टेटमेंट रह जाते हैं कि मतलब अब कहां नौकरी है ना। लेकिन आप खुद ईमानदार प्रयास करो, अगर आप इतना प्रयास करो कि आपकी एक वैकेंसी और आप उतनी कैपेसिटी रखते हो तो आपका चयन जरूर होगा। एक वैकेंसी आए और आप सोचो कि नहीं ये भी हम ही लेके रहेंगे तो चयन होगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। और नहीं रखते तो फिर कोई बात नहीं, तो चली रही कहानी, मतलब चलता रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट चलता है, जो सबसे ज्यादा बेहतर वही लिया जाता है। अब आप बन के दिखाओ तो काम होगा, नहीं तो बहुतेरे आए और चले गए। देखो यहां हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की, एंगल सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो हम इसको चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सी द लॉन्गेस्ट साइड, वो हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम चेक करेंगे तो सिर्फ इतना चेक करेंगे, अगर ऐसा होता तो ऑब्ट्यूज होगा। तो 3 ही केस हो सकते थे, लॉन्गेस्ट साइड या तो लेस हो सकती, या इक्वल हो सकती, या ग्रेटर हो सकती। लेस हुई, अरे बताओ भाई, लेस हुई एक्यूट एंगल, इक्वल हुई ग्रेटर हुई ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। तो ऐसे केस में ट्रायंगल कैसा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। फिर वही बात आती, प्रूफ क्यों बात करते हैं, क्यों। तो अगर प्रूफ की बात करें तो फिर वही बात, कॉस सी का प्रयोग कर लेते हैं। और भी तरीके होते हैं, लेकिन जो आपके अकॉर्डिंग आपको समझाया जाता है तो वो उसका तरीका आपको बता दिया जाता है ताकि कॉन्फिडेंस आता है। कॉस सी
इज इक्वल टू ए के सामने ए, बी के सामने बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस अपॉन 2ab। अब देखो अगर आपका एंगल यहां आता थीटा, तो थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, पता होगा कि नहीं होगा? इस केस में जो एंगल होगा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इस केस में जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन 0, पता होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव मतलब नेगेटिव कहना या लेस देन 0 कहना एक ही बात है, नेगेटिव कहना या लेस देन 0 कहना एक ही बात है कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ASTC ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर आपने खूब पढ़ा होगा। तो ASTC रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक साइन और कॉसेक के रिमेनिंग ऑल जितने, तो कॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो समझ गए होंगे आप। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब जब भी एंगल 90 से बढ़ा जाएगा तो उस केस में कॉस नेगेटिव शो करने लगेगा। एग्री? चलो इसका हम ये कह सकते हैं कि cos c मस्ट बी लेस देन 0। पुटअप कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab लेस देन 0। अरे बोलो भाई, क्रॉस कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये तो लिखा है। बोलो बात समझ में आई? तो ये तीन नियम है जिससे ट्रायंगल की अगर हमें साइड्स दी जाती हैं तो उससे हम इस तरफ डिसाइड कर पाएंगे कि ट्रायंगल हमारा कैसा होगा। ठीक है, और हर बात का एक प्रूवमेंट आपको समझाया गया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इस पे और बात करेंगे, मतलब और क्वेश्चंस आएंगे उस पे और बात करेंगे, और चीजें हैं धीरे धीरे। अभी आप फिलहाल लिखें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। दो तरीके होते हैं, साइड्स वाली भी चीजें हम ड्रॉ कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एंगल्स वाली बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कुछ भी नहीं लिखा ना, सब कुछ लिखा दिया गया। ये पहले नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया?
उठ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट करिए। हो गया ये भी। चलो इस पे इन दोनों बातों को जिनको आपने सीखा कि ट्रायंगल की कंडीशंस क्या होती, दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, और साथ साथ ये थ्योरम पे एक बहुत बढ़िया थ्योरम बनती है, लेकिन उसको थ्योरम से ना पढ़ के हम लोग एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हो कि 6, 8 और A, कुछ भी लेसन मतलब कोई वो वाली बात नहीं, कोई भी दो साइड्स लेनी, में A का मान क्या होगा जिसके लिए ट्रायंगल ऑब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट या राइट हो, तीनों को सॉल्व करके बताना है। आपको ये बताना है कि 6, 8 और ए के बारे में जानकारी नहीं है, और ए का ही बताना है कि जिसके लिए जो ट्रायंगल है हमारा वो एक्यूट है तो बता दो ए का मान क्या होगा, राइट है तो ए का मान क्या होगा, और ऑब्ट्यूज है तो ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे इनिशिएट करते हैं पहले पूरा समझ लीजिए, फिर बाद में हम कंक्लूड कर देंगे कि जब आपके सामने एग्जाम में है तो आप करेंगे क्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ए की जो वैल्यू है, जो वैल्यूज ऑफ ए है वो क्या हो सकती है। तो जब ट्रायंगल का कोई अपने आप में टाइप बनेगा तो बात की बात है। पहले तो इंपॉर्टेंट ये कि वो ट्रायंगल बने, ट्रायंगल अपने आप में बनेगा ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल बात है, बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रायंगल बने, किस टाइप का होगा तो बात की बात है। नहीं, अगर ट्रायंगल बन ही ना पाया
फिर आप टाइप कैसे बताओगे? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि ट्रायंगल फॉर्म हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है? ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए जरूरी है कि सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड मस्ट बी लेस देन द थर्ड. तो सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, जो सम ऑफ टू साइड्स हैं वो आपकी ग्रेटर देन द थर्ड होना चाहिए. मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिर्फ तब बन सकता है जब 8 + 6 मस्ट बी ग्रेटर देन ए हो. इससे ये भी आता है, कभी कभी यही पूछ लिया जाए कि फॉर द फॉर्मिंग ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बनने के लिए क्या जरूरी है कि त्रिभुज बनेगा, तो बता दो. तो क्वेश्चन अपने आप इसी में इन्वॉल्व है, जरूरत नहीं अलग से, बाकी क्वेश्चन आएंगे तो वहां देखेंगे. सबसे पहले ए का मान ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये आपका 14 आ गया, तो ए का जो भी मान होगा, मान लो ए की एक अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये 14 से लेस होगा. ए की जो अपनी वैल्यू होगी दैट मस्ट बी लेस देन 14. अच्छा, ए का मान जो होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन होगा 8 और 6 के डिफरेंस से, मतलब 2 से. तो 2 से बड़ा होगा नहीं. अगर इतना ही पूछ लिया था कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या जरूरी, तो बता देते ए का मान मस्ट बी लेस देन द 14 एंड ग्रेटर देन द 2. और ए का आंसर तब उस समय इतना हो रहा होता कि ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 14, बस खत्म. लेकिन उसने ये नहीं पूछा. ठीक है, समझ में आपको ये बात यहां से आ जानी चाहिए. तो अब ट्रायंगल बनेगा. अब दूसरी कंडीशन ये आई कि ट्रायंगल जब बनेगा तो किस टाइप का बनेगा. एक ही तो रेंज है, 14 से छोटा और 2 से बड़ा. तो अगर 2 से बड़ा है तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है, समझे कुछ भी हो सकता है. दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब एक ही वैल्यू डिसाइडेड नहीं हो पाई, जब एक ही वैल्यू डिसाइडेड नहीं हो पाई, तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी हमारे पास ये है कि सबसे बड़ी भुजा ढूंढना, सबसे बड़ी भुजा ढूंढना, तो लॉन्गेस्ट साइड सर्च आउट करना. क्योंकि 8, 6, 8 और ए में सबसे बड़ी भुजा की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? या तो 8 या ए. 6 तो खैर बड़ी नहीं होगी क्योंकि 6 तो 8 से ही छोटी दिख रही है कि नहीं. जो 6 है वो तो ऑटोमेटिकली आपको 8 से ही छोटी नजर आ रही, तो वो तो लॉन्गेस्ट साइड नहीं हो सकती. हो सकती क्या? लेकिन ए हो सकती है क्योंकि ए की रेंज है. ए का मान जब मान लो जब ए का मान 8 से ऊपर बढ़ेगा, 2 से बड़ा, तो 3, 4, 5, 6, 5.1, 5.2 एंड अदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर. वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है. तो ए का मान जब 8 से ऊपर बढ़ेगा तो फिर लॉन्गेस्ट साइड का काम ए करने लगेगा, ना कि 8. तो हमने माना कि यहां कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएगी और इधर हम ये कहेंगे कि जब ए सबसे बड़ी भुजा हो. ठीक, तब हम कैसे चेक करेंगे? ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अदर्स टू साइड के डिफरेंस से बड़ा, सम से बड़ा. कब का? इसके बाद के लिए ऑप्टिव्स. ए का मान मस्ट बी ग्रेटर देन कितना? 10. ए का मान जब 10 से बड़ा होगा तो इन दैट कंडीशन उस समय कोई समस्या तो नहीं. ए का मान जब इन दोनों से बड़ा होगा, इनके स्क्वायर के, तब उस समय ऑप्टिव्स बनेगा. ए का मान 10 से बड़ा, मतलब मान लो यहां कहीं 10 है, ये 10 हमने मार्क कर लिया, 10 आए तो इधर जब 10 से बड़ा होगा इस रेंज में ये बड़ी भुजा का काम कर रहा होगा. और उस समय भी जब ए का मान 10 से बड़ा होगा तो ऑप्टिव्स बनेगा, 10 तक ऑप्टिव्स नहीं बनेगा. ठीक, उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मतलब अगर ए का मान इक्वल टू 10 होगा तो राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनेगा. ए का मान लेस देन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अगर ए का मान लेस होगा 10 से तो एक्यूट बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा. तो एक्यूट बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा.
तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ए के बारे में हमें इतनी जानकारी मिल गई, ठीक। लेकिन ये सारी कंडीशन तब लागू होंगी जब ए सबसे बड़ी भुजा का कार्य कर रहा हो। लेकिन जब 8 सबसे बड़ी भुजा का कार्य कर रहा होगा, 8 इज द लॉन्गेस्ट साइड, भुजा का कार्य करेगा, जब ए सबसे बड़ी भुजा का कार्य करेगा तब उस कंडीशन में फिर क्या होगा, जब ए सबसे बड़ी भुजा का कार्य करेगा तब 8 सबसे बड़ी भुजा का कार्य करेगा, तो 8 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे, ए मस्ट बी लेस देन, ए मस्ट बी लेस देन कितना, √28। ए का मान √28 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। ए का मान √28 से अगर छोटा हुआ तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। इसी तरह से 8 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ए इक्वल टू √28, तो क्या बनेगा, राइट एंगल। और इसी तरह आप आगे चेक करोगे तो ए 8 स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो आपके सामने निकल आएगा कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन, ग्रेटर इधर रहेगा ना, √28, तो क्या बनेगा, न्यून कोण या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। शब्दावली को बाइलिंगुअल अपने दिमाग में रखिए, लिखिए आप किसी भी लैंग्वेज में, बोल भी दोनों लैंग्वेज रहा हूं। ऐसा ना हो कि कभी फ्लुएंटली मैं इंग्लिश में बोलता चला जाऊं किसी टर्म को तो फिर आप कंफ्यूज हो, या कभी हिंदी में बोल दें तो इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज हो, क्योंकि हर बार दोनों वर्ड बोलना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में दोनों बातें रहेंगी, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक। अब देखो ये सारी सिचुएशन मिल गई, यहां कहीं पर भी √28 के आसपास की वैल्यू आ रही होगी। अब आप समझने का प्रयास करो कि हो क्या रहा है। देखो ए का मान 14 से छोटा और 2 से बड़ा होगा तब तो ट्रायंगल बनेगा। 14 से छोटा तो 13 पॉइंट समथिंग से कब तक ऑब्ट्यूज बनेगा, तब तक ऑब्ट्यूज बनेगा जब तक ए का मान 10 से बड़ा रहे। इस कंडीशन में ए का मान जब तक, देखो सबसे पहले हमें अपने आप 2 कंडीशन मिली, एक कंडीशन 1 ये थी, एक कंडीशन 2 ये थी। कंडीशन 2 ये कह रही थी कि ए का मान जब सबसे बड़ा होगा तब हम ये मानेंगे, और ए का मान जब बड़ा नहीं होगा, 8 सबसे बड़ी भुजा काम करेगा तो ये मानना पड़ेगा। 2 कंडीशन ऑटोमेटिक मिलेंगे हर इस तरह के सवाल में, इसलिए मैं इसको बेसिक में अपडेट करा रहा हूं इस थ्योरम को, कि जब आपकी ए सबसे बड़ी भुजा काम कर रहा होगा तो 14 से छोटा, 14 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, लेकिन कहां तक, 10 तक। 14 से छोटा और कहां तक, 10 तक, क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब एक तरफ की लिमिट ये थी और एक तरफ की लिमिट वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल थी। 10 से बड़ा लेकिन कहां तक, 14 तक, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक, क्लियर। 10 समकोण, अब तो लिमिट की जरूरत ही नहीं। 10 से छोटा लेकिन कहां तक, तो 10 से छोटा चलता जाएगा, इधर ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल बनता जाएगा, लेकिन जैसे आप इधर बढ़ोगे तो 28 से बड़ा, √28 से बड़ा होना चाहिए, तो √28 से बड़ा और 10 से छोटा, ये जो रेंज है, जो ये वाली रेंज है, वहां क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। फिर इस तरफ जैसे आप √28 से बड़ा शुरू करोगे, √28 से मतलब √28 से बड़े, √28 से छोटा और नीचे आओगे तो तुरंत ऑब्ट्यूज बनने लगेगा। जैसे एक मान √28 से छोटा बढ़ेगा तो ऑब्ट्यूज बनेगा, √28 होगा तो राइट एंगल बनेगा, तो ऑब्ट्यूज 2 बार बनेगा, एक्यूट 1 बार बनेगा, राइट 2 बार बनेगा। देखो कैसे, ए का मान यहां शुरू हुआ यहां से यहां तक, √28 तक ऑब्ट्यूज बनेगा, जब तक ए का मान √28 से छोटा, √28 से, कंफ्यूज मत हो कि मैं ए इधर लिखा या उधर लिखा, ए इज लेस देन √28, ए का मान √28 से छोटा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज,
√28 पे क्या बनेगा, राइट। 28 से बड़ा एक्यूट, 28 से बड़ा लेकिन कहां तक, 10 तक एक्यूट, लेकिन जैसे 10 से ऊपर ऑब्ट्यूज, फिर अगेन अब दोबारा ऑब्ट्यूज मिलने लगेगा और राइट एंगल 10 पे मिलेगा। अभी भी नहीं आया। तो अगर हमें आंसर करना हो तो मैं आंसर इसका करूंगा 2√28। ध्यान समझना, मैं इसी बात पे जाके कंक्लूड करूं, 10 और 14, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो मिलेगा, अगर आंसर करना हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन a इज ग्रेटर देन 2 लेस देन √28, और भाई a का मान 2 तो होंगे नहीं, a का मान तो 1 ही होगा, या तो ये होगा या ये होगा। पॉसिबिलिटीज क्या है, तो दो रेंज मिल जाएंगे। या फिर ऑब्ट्यूज फिर मिलेगा जब a का मान ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 14। यहां ऑब्ट्यूज, यहां ऑब्ट्यूज। अब आप इसको विजुलाइज करना अपने दिमाग में। फिर दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जब कब, जब a का मान √28 से बड़ा हो जाएगा यहां, लेकिन 10 से छोटा होगा, तब यहां मिलेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और यहां पर और यहां पर राइट एंगल मिलेगा। तो हम तीसरा आंसर करेंगे कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जब a बराबर √28 हो या फिर a बराबर 10 हो। समझ में आया? इतना किया। अब थोड़ा सा इसको दोबारा रीअसेस करते हैं। हमने किया क्या, 10 कैसे आया था, 10 आया था इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के अंडर रूट लेने पर, ध्यान दो, ठीक। 28 कैसे आया था, इन दोनों के स्क्वायर को घटने पर। अच्छा 2 कैसे आया था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट होने पर, और 14 कैसे आया, दोनों को ऐड होने पर, ठीक। फिर दोबारा सुनाते हैं। घटने पर 2 आया, जुड़ने पर ये आया, स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लेने पर ये आया, और स्क्वायर करके घटा के अंडर रूट लेने पर ये आया। मतलब 4 पॉइंट मिले, 4 पॉइंट मिले थे, ठीक। 4 पॉइंट मिलने के बाद क्या हुआ था, यहां से ऑब्ट्यूज, फिर राइट, फिर एक्यूट, फिर ऑब्ट्यूज, तो खत्म। इतना ही तो था बस। क्वेश्चन दोबारा देखो। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया है 5, 8 a, ठीक है। तो आप तुरंत करोगे, इन दोनों जोड़ दो, 23 कटा दो 7, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 4 पॉइंट होते हैं। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो 17। अरे कर पा रहे नहीं, रूट के अंदर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 17, ठीक। स्क्वायर करके अंडर रूट करके घटा दो, मतलब स्क्वायर करके घटाओ फिर अंडर रूट ले लो, तो 15 225 64, तो हमारे 161 √160, मतलब 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर दैट इज रूट के अंदर 161। फाइनल क्या हुआ, फाइनल मिले हमें 4 पॉइंट, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। अरे बोलो भाई, यहां से यहां ऑब्ट्यूज, तो 7 से बड़ा, √161 से छोटा, ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये मिला ऑब्ट्यूज। फिर देखो यहां पर और यहां पर, इन दोनों पे मिला कौन, राइट एंगल, ठीक। यहां से बड़ा लेकिन इससे छोटा, मतलब अगर हम इसको फॉर्मली लिखें तो मैं ये लिखता हूं कि √161 से बड़ा लेकिन 17 से छोटा, एक्यूट, ये सेकेंड रेंज हो गई, ठीक। फिर 17 से बड़ा और 23 से छोटा, फिर से ऑब्ट्यूज। अभी आया नहीं आया, चलो 2, 3 a, कुछ भी, अब तो मतलब कुछ भी आ जाए, 2, 3 अंतर, इसका आगे जोड़ो, 9, 4 13। अरे बोलो भाई, √13, इसका आगे घटाओ, रूट 9 - 4 5 होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यहां से यहां ऑब्ट्यूज, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां, तो ये मिला ऑब्ट्यूज, ये मिला एक्यूट, यहां पे मिला अगेन ऑब्ट्यूज, और यहां पे मिला राइट। नहीं आया, अब कोई क्वेश्चन आएगा आंसर कर लोगे, चल।
हो गया, ये पेज नोट हो गया? हाय बताओ भाई, कंफर्म? चलो हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जिसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमें दो भुजाएं दी जाएं तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि तीसरी भुजा बताओ जिसके लिए वो ट्रायंगल क्या हो, बन सकता हो, तो उसके लिए डायरेक्ट आ जाएंगी। और दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पर्टिकुलर ट्रायंगल का नाम बता दे कि एक्यूट एंगल कब बनेगा। तो ऐसा नहीं होता कि जितनी बातें हम बताएं सब एक साथ पूछेंगे, हो सकता है कि आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि एक्यूट एंगल वाली बात बताओ। तो अगर आपने पूरा पिक्चर समझा तो 4 पॉइंट अब तुरंत आएंगे। अब जोड़ा, स्क्वायर करके जोड़ा और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन, 4 पॉइंट मिले, बस एक्यूट डब्ल्यू सब आपको पता चलेगा, जो पूछा जाए आंसर कर लोगे। ठीक, कोई समस्या? ठीक है, आज यहीं तक, यहीं से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से बस तैयार करिए, रिवाइज करिए, चीजें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन तैयार करते रहिए। ठीक है, ओके ब्रो।